children, I hope you all are good. Today we are going to discuss the other topic of SST, that too categorized in history, your chapter number 7, the Mughal policy. And basically in this chapter beta we are going to study about the different policies which were adopted by the Mughal rulers, so that they had run such a vast rule for the long time. So let's start the chapter with the Mughals. See beta, the policies determine the fate, the destiny of the ruler. See, अगर रूलर ने अच्छी पॉलिसीज़ बनाई हैं तो बहुत लॉन्ग रन तक अच्छे से रूल करेगा, उसका स्टेट भी डेवलप होगा और वो भी डेवलप होगा. सो इसीलिए हम कहते हैं ना, दीज वर द एबल रूलर और एफिशिएंट रूलर. क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छी पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट की सो डैट उनका स्टेट अच्छे से आगे डेवलप कर सके. सेम एज हैपन विद द मुगल एम्पायर. Akbar became a popular ruler on the basis of his policy of harmony and tolerance. जो पॉलिसी उसने बनाई ना, उसे ये पता था इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, और अगर यहाँ हर डाइवर्सिटी को, हर कल्चर और ट्रेडिशन को मैं ब्रोकअप करके अपने कल्चर और ट्रेडिशन को लगाऊंगा, सो क्वाइट नॉट पॉसिबल टू रूल सच अ वास्ट कंट्री. सो दैट्स वाई ही हैड अडॉप्टेड द टॉलरेंस पॉलिसी विच हेल्प्ड हिम इन एक्सपेंशन एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ हिज एम्पायर. While Aurangzeb, he grew very unpopular. Why? Because he did not do so. He hadn't followed any tolerance policy while he started to suppress the non-Muslim, which shrank his empire. So that's why there was a difference between the Akbar and the Aurangzeb. Let's study the one case study, that is Akbar's administration. अब अकबर ने कैसे एडमिनिस्टर किया अपने स्टेट को, इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, हम कैसे कह सकते हैं कि उसने इस तरीके से रूल ओवर किया होगा. सो वी आर हैविंग वेरियस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बेटा. द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अकबर्स रूल इज़ द अकबरनामा. और अकबरनामा जो थी वो अकबर की बायोग्राफी थी, एंड इट वॉज रिटन इन 3 वॉल्यूम. 3 वॉल्यूम में लिखी गई है ये अकबरनामा, और किन्होंने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है. Now the first volume that tells us about the Akbar's ancestors, जो भी अकबर के पूर्वज रहे ना, उनके बारे में दिया है. Then second volume is about the chronology of Akbar reigns. अकबर के शासन के टाइम पे जितने भी इवेंट्स हुए ना, वो सीरियल वाइज उसमें मेंशन है. Then the third volume has been named Aine Akbari, which is very famous, and it deals with his administration, household, army, revenue, geography and other aspects of the Akbar life. So ये जो third volume था ना आपका अकबरनामा का, आईने अकबरी, it is very much famous in the history and proved a various source of information. Now it also includes the statistical data about crops, prices, wages and revenue. जहांगीर जो उनके सन थे ना अकबर के, उन्होंने भी अपने फादर की पॉलिसी को ही अडॉप्ट किया था सो डैट वो अच्छे से रूल ओवर कर सकें. एंड ही हैज़ ऑल्सो रिटन हिज ऑटोबायोग्राफी, दैट इज तुजुके जहांगीरी. ये उन्होंने खुद लिखी थी बिकॉज इट इज ऑटोबायोग्राफी. नाउ लेट्स मूव टू द रॉयल कोर्ट. अगर हम रॉयल कोर्ट की बात देखते हैं बेटा, सो द मुगल रूलर was the principal authority in the state. उन्होंने हमेशा अपने आप को ऊपर रखा है, यानी most of the power remain in the hand of Mughal rulers. He ruled through nobles and officials working in the different department, though he has divided the department. और हर डिपार्टमेंट के लिए उन्होंने अलग अलग ऑफिशियल भी अपॉइंट कर रखे थे, अलग अलग प्रोविंसेस भी बना रखे थे. His court was ceremonially in the nature. और जनरली क्या होता था ना, ही सेट एट 2 प्लेसेस. एक तो उसने बना रखा था दीवाने खास. दीवाने खास जो था दैट इज़ द हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस. खास वर्ड है ना, जो उसके प्राइवेट इंडिविजुअल जो ग्रुप हैं जिनसे वो मिलना चाहता है, वो खास लोग, तो उनके लिए दीवाने खास था. फिर वो मीट करता था लोकल लोगों से, अपनी प्रजा से. वहाँ वो कैसे मीट करता था? दीवाने आम में. दीवाने आम, द हॉल ऑफ
पब्लिक ऑडियंस। सो वहाँ लोगों की बातें वो सुनता था, उनकी प्रॉब्लम्स को देखता था, समझता था एंड देन फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दैट। सो इस तरीके से अकबर ने अपने 2 बैठने की जगह बनाई थी, एक दीवाने खास जहाँ वो अपने नोबल से, अपने मिनिस्टर से बात करता था अबाउट द रीन, एंड दीवाने आम जहाँ वो लोकल लोगों से बात करता था। द पर्शियन ट्रेडिशन ऑफ सिजदा इट वॉज फॉलोड इन अकबर्स कोर्ट। सिजदा क्या होता है बेटा? ऐसे झुककर सलाम करना। तो ये पर्शियन ट्रेडिशन है और ये अकबर ने अपने रॉयल कोर्ट में भी फॉलो किया कि जो भी आएगा वो पहले सिजदा करेगा। द रॉयल कोर्ट टाइम्स वो स्पेसिफाइड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। अच्छा स्ट्रिक्ट था वो, उसने ना हर टाइम फिक्स कर रखा था हर एक्टिविटी के लिए। जैसे रीडिंग आउट रिपोर्ट्स, तो रिपोर्ट्स को रीडिंग आउट करने का अलग टाइम पीरियड है, उस समय ये रिपोर्ट्स जो हैं पढ़ी जाएंगी। प्रेजेंटेशन ऑफ द मैसेंजर, क्या लेकर आए हैं मैसेंजर अपने आप, कौन सा संदेश लेकर आए हैं, क्या कह रहा है दूसरे देश का राजा, या क्या प्रॉब्लम है, उसको प्रेजेंट करने का अलग टाइम होता था। एंड देन पनिशमेंट, ट्रायल फॉर द क्रिमिनल्स, उसका टाइम अलग होता था। तो इस तरीके से उसने अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए डिफरेंट टाइम्स को स्पेसिफाई कर रखा था। Whenever the ruler needed to move out of the capital, his court moved with him. ये एक सबसे डिस्टिंक्ट क्वालिटी थी अकबर के रूल की। यानी कि अगर अकबर को ये लगता था कि मुझे अब अपनी कैपिटल से बाहर जाना है किसी भी काम से, चाहे लड़ाई से, चाहे कहीं वो घूमने जा रहा है, यात्रा करने जा रहा है, किसी भी कारण से, तो क्या होता था, उसका कोर्ट भी उसके साथ साथ घूमता था। कोर्ट का मतलब ये नहीं कि आप बिल्डिंग उठा के रख दोगे, नहीं, जो ऑफिशियल्स होते थे वो भी उसके साथ साथ जाते थे। एट दिस टाइम इट वॉज हेल्ड इन ह्यूज टेंट। अब क्या करता था, वो कैंप लगाता था, टेंट टाइप के लगाता था रास्ते में जहाँ भी रुकता था, और वहीं उसका रॉयल कोर्ट चल जाता था, और वही टाइम पीरियड फिक्स कर दिए जाते थे। क्यों भाई, उस समय दूसरी जगह ट्रैवल करने में बहुत लंबा समय लगता था, इसलिए वो अपने कोर्ट को साथ में लेकर चलता था। एंड दैट्स वाई मुगल सिटीज इज ऑल्सो नोन एज कैंप सिटी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पे इनका कैंप और टेंट में ही बीता है, जगह जगह एक्सपीडिशन करते रहते थे। सो एट दिस टाइम इट वॉज हेल्ड इन द ह्यूज टेंट एंड वेरी इलैबोरेट अरेंजमेंट वर मेड वेरेवर द रूलर मूव्ड। तो ऐसा नहीं था कि सिंपल सा टेंट लगाया और उसमें उसने रॉयल कोर्ट की सारी एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर दिया, नहीं, बिल्कुल ऐसी फील आती थी कि वाकई में रियल रॉयल कोर्ट है, पूरा उसी तरीके से अरेंजमेंट किया जाता था। अब अगर हम बात करें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की, सो द रूलर डेलीगेटेड डिफरेंट डिपार्टमेंट टू द डिफरेंट ऑफिशियल्स और नोबल्स, सबको अपॉइंट कर रखा था उसने। देन द इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स वर दोज ऑफ द वजीर। सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट होता था वो वजीर के पास होता था, यानी आप ये समझ सकते हो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कोर्ट। देन उसके बाद दीवान आते थे। दीवान जो होते थे वो रेवेन्यू मिनिस्टर होते थे, यानी उनको टैक्स कलेक्ट करना होता था। आफ्टर दैट द मीर बख्शी। मीर बख्शी जो होते थे वो मिलिट्री पे मास्टर होते थे, यानी कि जो मिलिट्री में जितने भी सोल्जर्स हैं उनकी पेमेंट मीर बख्शी साहब करते थे। आफ्टर दैट द खाने सामन, ये भी बेटा आपकी एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट है, खाने सामन। खाने सामन का काम क्या होता था, पूरा चार्ज होता था उनका रॉयल हाउस होल्ड का। आफ्टर दैट अनदर डिपार्टमेंट वॉज सदर सुदूर, in charge of revenue, income and expenditure, and the last was Qazi, Chief Justice. So इस तरीके से वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट, नोबल्स और ऑफिशियल अपॉइंट कर रखे थे। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू सूबास, जैसे आज देश जो है स्टेट में डिवाइड है ना इंडिया, सेम ऐसे उस समय जो मुगल एम्पायर था उसको सूबास में डिवाइड किया गया था, लाइक प्रोविंसेस, एंड ईच सूबास वर अंडर द चार्ज ऑफ सूबेदार। तो ये आपको याद रखना है कि पूरा एम्पायर सूबे में डिवाइड किया और सूबे का जो इंचार्ज होता था वो सूबेदार, प्रेजेंट डे में आप कह सकते हो गवर्नर जिन्हें कहते हैं। सो जनरली जो ये सूबेदार होते थे वो प्रिंसेस ही होते थे, अपनी फैमिली के ही मेंबर, क्योंकि बहुत हाई पोस्ट होती थी तो उन्हीं को जनरली ये पोस्ट दी जाती थी। Then Subedar enjoyed a fair amount of autonomy but had to act under the overall authority of the emperor. तो ये जो सूबेदार होते थे इन्हें पूरी फ्रीडम दी जाती थी अपनी एरिया में आपने कैसे रूल ओवर करना है, बट एट लास्ट दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ एम्परर। सूबाज वर डिवाइडेड इनटू सरकार और डिस्ट्रिक्ट, आप कह सकते हो भाई जैसे आज स्टेट हैं, स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उसी समय सूबा को भी इन्होंने सरकार
में डिवाइड कर रखा था। देन परगनास, तहसील और ब्लॉक कह सकते हो, तो इस तरीके से डिवीजन था। देन अंडर अ परगना देयर वर अ नंबर ऑफ विलेजेस, एक परगना में बहुत सारे गांव होते थे। अ कोतवाल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ एंड जस्टिस इन द परगना। सो इसका मतलब परगनास में भी उन्होंने चीफ बैठा रखा है, दैट इज नोन एज कोतवाल। नाउ कोतवाल also maintained records about the people and the trade practices such as weight है, measurements है, कैसे हो रहा है उस परगने में सारा काम, उन सब की रिपोर्ट कोतवाल अपने पास रखता था। After that we are going to discuss about the revenue administration. Revenue बेटा देखो, it is the main source of income. किसी भी देश के लिए, किसी भी रूलर के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? रेवेन्यू, टैक्स। सो ड्यूरिंग द मुगल पीरियड रेवेन्यू वॉज चार्ज ऑन ट्रेड, क्राफ्ट, कल्टीवेशन, मतलब अलग अलग चीज़ों पे इन्होंने रेवेन्यू लगा रखा था। इन एडिशन टैक्सेस वर चार्ज ऑन द अदर एक्टिविटीज़ ऑल्सो, लाइक आप तीर्थ यात्रा करने जा रहे हो वहाँ पे भी टैक्स लगेगा। जजिया टैक्स इन्होंने लगा रखा था, नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन पे उन्हें देना पड़ता था। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस पे उन पे भी टैक्स लगा रखा था। सो लैंड रेवेन्यू बेसिकली जो था दैट कलेक्ट फ्रॉम द कल्टीवेटर्स, जब एग्रीकल्चर होता है ना, खेती बाड़ी होती है, तो उसके प्रोड्यूस पे जो टैक्स लगाया जाता है दैट इज़ द लैंड रेवेन्यू। अब वो इन्होंने फिक्स कर रखा था, दैट वॉज 1/3 ड्यूरिंग द अकबर्स टाइम। जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसका 1/3 प्रोड्यूस जो है वो राजा के दरबार में जाएगा एज ए टैक्स। ये अकबर के टाइम का है, विच वॉज ग्रेजुअली इंक्रीज टू 1/2 ड्यूरिंग द औरंगजेब रूल। औरंगजेब ने यही गलती की, उसने क्या किया, 50% टैक्स लेना शुरू कर दिया। द जागीर्स वर गिवन टू द प्रिंसेस एंड नोबल्स हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ द टैक्स। तो ये जागीर सारी की सारी जो है प्रिंसेस को दी जाती थी ताकि वो अच्छे से टैक्स को कलेक्ट कर सकें। एंड इवन ये टैक्स जो है बेटा वो तो पेमेंट ऑफ आर्मी के लिए भी जाता था। जागीरदार कलेक्टेड टैक्स, deducted his salary and deposited the balance with the central treasury। तो कैसे करते थे जागीरदार, अपनी सैलरी रख ली, अपना खर्चा पानी रख लिया, उसके बाद जो बचा हुआ है वो सेंट्रल ट्रेजर में भेज दिया जाता था। सो जागीरदार पोस्ट वॉज नॉट हेरिडेटरी, द रूलर कुड रिकॉल इट, ट्रांसफर इट। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ये एरिया दे दी और आप परमानेंट यहीं के जागीरदार हो गए, इंचार्ज हो गए, नहीं, इसको कभी भी हटाया जा सकता था, कभी भी दूसरी जगह भेजा जा सकता था, ट्रांसफरेबल थी। An important development during the Akbar's rule was that a new bamboo device of fixed length was taken as a unit of land revenue। क्या करते थे, एक बैम्बू ले लेते थे, उससे मेजरमेंट करते थे लैंड का, फिक्स डिवाइस बना रखी थी उन्होंने। लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्सड ऑन अ 10-year एवरेज एंड वॉज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अब नाप लिया उन्होंने बैम्बू से, इतना ज़मीन है इनके पास, उसके बाद क्या करते थे, उस ज़मीन को मेजर करते थे कि भाई कितनी फर्टिलिटी है, कितनी नहीं है। अकॉर्डिंग टू डैट 10 ईयर के लिए ऑन एन एवरेज रेवेन्यू फिक्स कर दिया जाता था। अब उसको वो क्लासीफाई करते थे 3 कैटेगरी में। अच्छा, ये ज़मीन गुड है, ये एवरेज है, ये बैड है, इस पर कुछ खेती नहीं हो सकती, इस तरीके से कैटेगराइज करते थे। अब दिस सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय राजा टोडरमल, इसीलिए लोग ना खुश थे उनसे, क्योंकि राजा टोडरमल जो थे उस समय रेवेन्यू का पूरा देखते थे अकबर के टाइम पे। सो उन्होंने ही अकबर को ये बोला था कि अगर हम सबके ऊपर एक जैसा टैक्स लगा देते हैं सो डैट इज़ नॉट फेयर, क्योंकि ज़मीनें अलग अलग तरीके की होती हैं, कहीं पे प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। तो फर्स्ट वी नीड टू कैटेगराइज द लैंड, और उन्होंने ऐसे कैटेगरी बनाई, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग उन्होंने टैक्स को इस्टेब्लिश किया। तो राजा टोडरमल ही वॉज अ मेन दीवान, सो इट वॉज कॉल्ड टोडरमल्स बंदोबस्त, कि ये टोडरमल ने बंदोबस्त किया था और अरेंजमेंट किया था। अब आते हैं मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन पे। सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि मिलिट्री एक्सपीडिशन तो इन्होंने बहुत ज़्यादा किया है। एंड इट वाज अंडर द मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम होता है रैंक सिस्टम, यानी कि आपकी जैसी रैंक है ना उसके अकॉर्डिंग आपको जो है फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। अंडर इट अ नोबल और ऑफिसर वॉज गिवन अ मनसब। भाई सारे ऑफिसर्स को रैंक दिए गए हैं, आज भी देते हैं मिलिट्री में रैंक। अब वो जो रैंक दिए जाते थे उन्हें मनसबदार कहा जाता था। हिज स्टेटस एंड सैलरी एज पर द नंबर ऑफ जट, कि उनके पास कितने फुट सोल्जर्स हैं, कितने सवार हैं, कैवेलरी हैं, एंड दैट ही वॉज रिक्वायर्ड टू मेंटेन,
उसके अकॉर्डिंग उनकी सैलरी जो है बनाई जाती थी। हिज सैलरी वॉज कैलकुलेटेड इन कैश बट वॉज पेड इन फॉर्म ऑफ जागीर और लैंड ग्रांट ऑल्सो। कैश में बना दी, लेकिन भाई बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे सवार हैं उनके पास, बहुत अच्छे फुट सोल्जर हैं उनके पास, तो फिर क्या करते थे, जागीर कि कैश में दिया, अच्छा इतनी आती कैश तो इतनी की जागीर, इतना ज़मीन जो है इन्हें ग्रांट कर देते हैं। अ मनसबदार रियलाइज लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द जागीर एंड डिपॉजिट इट विद द सेंट्रल ट्रेजरी आफ्टर डिडक्टिंग द सैलरी। सेम वही, उनके पास पूरी लैंड आ गई, उस पर उन्होंने काम कराया, खेती हुई, अपनी सैलरी निकाल ली, अपना खर्चा पानी निकाला, बाकी राजा को दे दिया। सो दस द मनसबदार वॉज ऑल्सो अ जागीरदार, यानी जागीरदार तो थे ही, अपार्ट फ्रॉम डैट मिलिट्री में जो मनसबदार होते थे उन्हें भी मिल रही हैं जागीरें, उन्हें भी मिल रही हैं लैंड, तो वो भी एक तरीके के जागीरदार हो गए। अ मनसबदार वॉज अलाउड टू हैव फ्रॉम 10 to 5,000 सोल्जर्स, मतलब एक मनसबदार के पास इतनी अथॉरिटी होती थी कि वो 10 से 5,000 सोल्जर्स के बीच में अपने पास रख सकता है। हाँ, प्रिंसली जो स्टेट्स थे जिनमें प्रिंसेस बने हुए थे गवर्नर, उनको अधिकार था कि वो लार्ज आर्मी रख सकते हैं, बट दैट टू नॉट बियॉन्ड 10,000 सोल्जर्स। यानी प्रिंस जो राजकुमार थे उनके पास भी इतना अधिकार था कि 10,000 तक सिपाही आप रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। अभी जो पोस्ट होती थी ना बेटा मनसबदार की, ये हेरिडिटरी नहीं थी, पास ऑन नहीं होती थी जनरेशन टू जनरेशन, बल्कि ये आपके टैलेंट और स्किल पे बेस्ड थी। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो वहाँ उनकी प्रमोशन भी होती थी, अगर आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो तो उनकी डिमोशन भी होती थी। इसलिए मनसबदार को हमेशा अवेयर रहना पड़ता था अपनी परफॉर्मेंस को लेके। इवन मनसबदार ऑफन रिजाइडेड इन द रूलर्स गवर्नर्स कोर्ट ओनली, कलेक्टेड द रेवेन्यू फ्रॉम देयर सोल्जर्स। बिगनिंग में क्या था, ये मनसबदारी सिस्टम बहुत एफिशिएंटली चला, लेकिन विद द पासेज ऑफ टाइम औरंगजेब का जैसे ही रीन आया ना, वहाँ पे गड़बड़ हो गई, क्योंकि वहाँ पे औरंगजेब ने क्या किया, उन्होंने सप्रेशन करना शुरू कर दिया नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन का, तो बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट हुए। सो इट डिग्रेडेड एंड कॉज्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर द फार्मर्स एंड एज वेल एज द मनसबदार ऑल्सो, मतलब कोई भी खुश नहीं था। सो इनकम सोर्स जो है डाउन होना शुरू हो गया। इन एडिशन टू द आर्मी अंडर मनसबदार, द एम्परर हैड अ लार्ज आर्मी। ऐसा नहीं है कि इन मनसबदार के पास आर्मी है इसी को यूज़ करेगा राजा, नहीं। जो शहनशाह बादशाह होते थे ना, उनके पास अपनी पर्सनल बहुत बड़ी आर्मी होती थी जो उनके डायरेक्ट कंट्रोल में थी और जो उसे कभी भी यूज़ कर सकते थे। इसीलिए ये जो मुग़ल रूलर थे ना, कभी भी मनसबदारों पे डिपेंड नहीं रहे हैं। दैट्स वाई दे वर पावरफुल। इट हैड बीन पुट डाउन एनी रिवॉल्ट बाय मनसबदार। इसीलिए अगर किसी मनसबदार ने कोई विद्रोह किया, कोई रिबेल, कोई क्रांति, तो इनकी इतनी बड़ी आर्मी है, वो उसे सप्रेस कर देती थी। द मीर बख्शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल सोल्जर्स। कितने सोल्जर्स को रिक्रूट किया, कितने मारे गए, कितने डिपॉजिट हुए, डिपॉजिट मतलब ये नहीं कि जमा कर दिए, कितने आए अंदर आर्मी में, और कितने हॉर्सेस लिए गए, कितने जो है मारे गए युद्ध में, हर चीज़ का रिकॉर्ड ये रखता था मीर बख्शी। अब मीर बख्शी के बाद द मुगल ऑल्सो मेंटेन्ड अ नेवी, बट इट वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग। स्टार्टअप किया था उन्होंने नेवी को डेवलप करना, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेवी वो डेवलप नहीं कर पाए। मिलिट्री स्ट्रेटेजी की बात करें तो मुगल्स अंडरटुक अ लार्ज नंबर ऑफ मिलिट्री कैंपेन, बहुत ज़्यादा एक्सपेडिशन उन्होंने किए हैं, बहुत ज़्यादा बैटल्स उन्होंने लड़ी हैं। नॉर्मली दे डिप्लॉयड अ लार्ज फोर्स फॉर द एनिमी। उनका यही होता था कि भाई सामने वाली जो आर्मी है, जो दुश्मन है, उसके सामने एक बहुत बड़ी फौज खड़ा कर दो, पहले ही डर जाए। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। दे मेड यूज़ ऑफ कैनन्स एंड गन पाउडर ऑल्सो। उन्होंने यूज़ किया है, गन पाउडर को यूज़ किया है, और जो आपकी तोपें होती हैं उनको भी यूज़ किया है। बाबर हैड वुन द बैटल ऑफ पानीपत बिकॉज ऑफ द कैनन। अगर आपको याद है ना, उन्होंने तोपें चलाई थी, इस वजह से वो जीत पाए अब्राहम लोधी से। ड्यूरिंग अ बैटल द आर्मी वॉज नॉर्मली डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स। एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती थी, पूरी आर्मी को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता था। फ्रंट मिडल, देन रियर मिडल, लेफ्ट एंड राइट। इस तरीके से 4 पार्ट बनाए जाते थे आर्मी के। उसके बाद जब उन्हें अटैक करना पड़ता था ना, तो द अटैक वाज नॉर्मली ओपनड विद द फ्रंट। ऐसे दिखता था सामने से अटैक हो रहा है, क्योंकि ऐसे लग रहा है सामने आर्मी खड़ी है, इनकी आर्मी खड़ी है और सामने से अटैक हो रहा है। बट उन्होंने तो इंटरनली आर्मी को 4 पोर्शन में बांट रखा है, तो सामने से अटैक हो रहा है उतना ही दिख रहा है, लेकिन इमीडिएटली फॉलोड बाय अटैक बाय लेफ्ट, बाय राइट, बाय सेंटर, अदर साइड, क्योंकि उन्होंने तो चारों तरफ आर्मी फैला रखी है। सो द रियर पार्ट टुक ओवर द अटैक व्हेन द फ्रंट ट्रूप वाज टायर्ड।
In most cases, this strategy worked as all enemy troops were tired by this time. तो ये इन्होंने बड़ी अच्छी मिलिट्री स्ट्रैटेजी बना रखी थी. अब बात करते हैं हम रिलेशन विद द अदर रूलर्स. सो डिप्लोमेसी देखो बेटा, रूल ओवर करने का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. अगर आप डिप्लोमेट नहीं है ना अच्छे, तो आप रूल ओवर नहीं कर सकते. सो रूलर्स एफिशिएंसी डिपेंड ऑन हाउ ही मेंटेन द रिलेशन विद द अदर रूलर्स. इन रिस्पेक्ट ऑफ द मुगल्स, दिस पॉलिसी केप्ट चेंजिंग विद द टाइम. अकबर ने जब कॉन्क्वेड किया था राजपूत को, सो ही ट्रीटेड देम ऑनरली. हराने के बाद भी उन्हें सम्मान दिया, उन्हें पोस्ट दी अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, रॉयल कोर्ट में. तो उसकी पॉलिसी जो थी, ये डिप्लोमेसी पॉलिसी थी कि राजपूत जो है हमेशा उसके साथ रहेंगे, लड़ेंगे नहीं. अकबर हिमसेल्फ मैरिड द जोधाबाई. शी वॉज ऑल्सो अ राजपूत प्रिंसेस ऑफ आमेर. Of course, fighting was the only way to deal with this problem. भी कई बार लड़ाई भी हो जाती थी. This policy formed by Akbar continue with जहांगीर, शाहजहां also. इन्होंने भी ये मैट्रिमोनियल अलायंस टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाया. लेकिन औरंगजेब ने इस पॉलिसी का बिल्कुल उल्टा कर दिया. फॉर एग्जाम्पल, इन द बिगनिंग ही कंपेल्ड शिवाजी टू सबमिट टू हिम. शिवाजी को कहा भैया नहीं, सरेंडर करो, हार मान लो. अब शिवाजी मराठा, द ग्रेट मराठा, वो तो नहीं हार मानेंगे. इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम रिस्पेक्ट, ही ह्यूमिलिएटेड. उनको बुला के अपने कोर्ट में उन्हें रिस्पेक्ट देने के बजाय, बैठाने के बजाय उन्हें ह्यूमिलिएट किया गया. भाई गुस्सा तो आएगा. दिस कॉज सच प्रॉब्लम विच शोक द वेरी फाउंडेशन ऑफ हिज एम्पायर. बहुत तगड़ी लड़ाई हुई इनके मराठास के साथ. अब ट्रेड की बात करें, सो ट्रेड वॉज ऑल्सो सोर्स ऑफ लार्ज रेवेन्यू. इसीलिए मुगल रूलर जो थे वो इनकरेज करते थे ट्रेड को, ओवरलैंड को भी और ओवरसीज ट्रेड को भी. The chief item of export were textile, jewelry, spices, indigo, etc. The chief article for import, जो बाहर से वो खरीदते थे, that was silk, wine, cloth and other luxurious item. The Europeans were allowed to set up trade post in India. ये मुगल्स ने किया, यूरोपियन को अलाउड कर दिया इंडिया में आने के लिए. नेक्स्ट, एग्रेरियन रिलेशन की बात करें, सो मुगल रूलर वर्क टू एक्सपेंड लैंड एंड अंडर कल्टिवेशन. उन्होंने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, कल्टीवेशन को बढ़ाने की कोशिश की. कल्टीवेटर्स कुड नॉट बी इविक्टेड फ्रॉम देयर लैंड इफ़ दे पेड लैंड रेवेन्यू ऑन टाइम. और ये भी सहूलियत थी कि अगर आप टाइम पे लैंड रेवेन्यू दे रहे हो तो आपको आपकी ज़मीन से कोई निकाल नहीं सकता. हालांकि लैंड रेवेन्यू विद द पासेज ऑफ टाइम इंक्रीज्ड विच फोर्स स्मॉल फार्मर्स टू अबंडन देयर लैंड. तो ऐसा हुआ, जब भाई टैक्स इंक्रीज हो जाएगा तो बहुत सारे किसानों ने अपनी ज़मीन छोड़ दी, दूसरी जगह पे चले गए. दिस मेड द कल्टिवेटर्स वेरी पुअर. दिस सफर्ड इमेंसली ड्यूरिंग द ड्रॉट और फ्लड. तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया गया. अदरवाइज इन्होंने कोशिश की है कल्टिवेशन को बढ़ाने की. सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर. लेट्स डू द क्विक रिविजन. द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अकबर रूल इज अकबरनामा written by Abul Fazl. The policy during the Mughal administration varied with the charge of ruler. एक जैसी पॉलिसी नहीं थी, रूलर्स ने थोड़ी अलग अलग पॉलिसी अपनाई. मुगल कोर्ट was ceremonial in nature and Mughal rulers concentrated all power in their own hand. उन्होंने बहुत सारे नोबल्स और ऑफिशियल अपॉइंट कर रखे थे. सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए गए थे, जैसे वजीर, दीवान, मीर बख्शी, खान सामा, सदर सुदूर, काजी. इनको इंचार्ज बनाया गया हुआ था उन डिपार्टमेंट्स का. Then Jagirs were assigned to nobles and Jagidar Mansabdar for collection of land revenue and maintenance of army. कैनन जो था इनका इम्पॉर्टेंट पार्ट था आर्मी का, जो वो लड़ाई में यूज़ करते थे एज ए वेपन. मुगल रिलेशन विद अदर रूलर्स वेरिड विद द टाइम एंड रूलर. डिपेंड करता था रूलर पे वो कितना अच्छा रिलेशन दूसरों के साथ रखेगा. देन कंडीशन ऑफ कल्टिवेटर्स वर्जन ग्रेजुअली, जो अच्छे से स्टार्टअप हुई थी लेकिन धीरे धीरे औरंगजेब तक आते आते इनकी कंडीशन जो है वो बेकार होती गई. सो आई होप बेटा you understand each and every concept. Now it's your turn. Do the exercise carefully.